तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? मस्त हो गए, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे होगे आप लोग। अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल अवेयर रहते हो आप लोग। पढ़ाई आपकी चलती रहती है निरंतर। और स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो जैसा कि बच्चों, अभी पिछली क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे, हमारा आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, हम आपसे मिले थे, बहुत सारा प्यार मिला, मैंने कमेंट्स में देखा। आप सभी का बहुत अच्छा प्यार मुझे देखने को मिला, धन्यवाद देता हूं। और इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था सिलेबस के बारे में, कि हमारा जो 11th क्लास की जो फिजिक्स है बहुत ब्रॉड है बच्चों। वो किन ब्रांचेस में बटी हुई है उसके बारे में जाना था। और एग्जाम पैटर्न भी सीखे थे हम लोग, कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम पैटर्न, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न को तो जान लें। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं और सब्जेक्टिव कितने होते हैं, प्रैक्टिकल कितने का होता है, तो ये सब बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। अब आज बच्चों उसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग सिलेबस के थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे। अर्थात यहां पर हम सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक पूरा डिटेल्ड आपको मेथड बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाएंगे। फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले जान लेना और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बेसिक कॉन्सेप्ट, फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि हर एक चैप्टर में कहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, इस चैप्टर में हमें कितना टाइम देना होगा, ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कैसे कैसे तरीके के बनने वाले हैं, इनको हम लोग कहां पर पहले पढ़ चुके हैं, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। क्यों प्यारे बच्चों? ठीक है, क्लास लेने में मजा आना चाहिए और शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। आप हमारी ऊर्जा हो, ताकत हो, ये जान लीजिए। आप हमारी ऊर्जा हो, जितनी ताकत के साथ आप शेयर करोगे और बच्चों को जोड़ोगे, मेरी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही ऊर्जा आती जाएगी। तो ये एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। अब इसके आगे देखिए, हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं 11th और 12th बैच के बारे में। तो फुल कोर्स इसमें आपको 11th और 12th का मिलेगा। यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है, जिसमें से आपका होगा क्या, इसमें से आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और वीडियो क्लासेस, डाउट क्लास, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल और वीकली टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा ये आपके लिए कोर्स रहने वाला है 11th और 12th। अगर आप मर्ज करके लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका जल्दी से कोर्स कवर करके फिर क्रैश कोर्स और उसके बाद आपका 12th कोर्स भी कवर किया जाएगा। तो बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं प्यारे बच्चों, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। तो फिजिक्स में पढ़ने में ऊर्जा रहनी चाहिए, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही है एनर्जी, समझ रहे हैं? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही है एनर्जी, जोश रहना चाहिए, हॉस द जोश, हॉस द जोश। कितने लोग एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, कमेंट करिए प्लीज। कितने लोग एनर्जी के साथ फिजिक्स को सीखने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को पढ़ना। उससे पहले कोई एक थॉट हो जाए जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। बेटा मोटिवेशन क्या होता है? खाने की तरह होता है। जितना हम जैसे खाना हमारे लिए डेली यूज में जरूरी होता है, वैसे ही हमारे लिए मोटिवेशन। प्यारे बच्चों, जब हम मोटिवेशन लेते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है। हमारे जो स्टडी रूम होता है उसके सामने हमेशा आप अपने लिए कोई थॉट लिख करके रखें जिससे आप हमेशा मोटिवेट होते हो। हालांकि आपके लिए घर ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है, आप घर के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने शिक्षकों के लिए क्या करना चाहते हो, वही बहुत बड़ा मोटिवेशन है ना प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों, लाइव और एनर्जी के साथ, और एनर्जी के साथ, तो हम लोग फुल सिलेबस कवर करने वाले हैं। 11th क्लास की फिजिक्स को पूरे सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने यूनिट हैं,
किस यूनिट में किस टाइप के क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको मिलेंगे। कुल मिला के कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस किया था और सिलेबस में थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी। फिर मैंने कहा था क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को इतना बड़ा सिलेबस है और 11th में हमें कवर भी करना है, तो बड़े आसान तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा समय बात में जरूर देना होगा प्यारे बच्चों। एक एक चीज समझ में आएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। विश्वास बनाए रखिए, बस विश्वास बनाए रखिए। हमारा आप पर विश्वास है, आपका हम पर विश्वास है। इसी एनर्जी और जोश के साथ हमें आगे बढ़ना प्यारे बच्चों। वेरी गुड। तो जो सिलेबस है फिजिक्स का उसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम अच्छा दिख रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इसकी पीडीएफ पूरी बनी हुई है, वो पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हिंदी और इंग्लिश की जो बात कर रहे थे। मैंने जो नोट्स बनाया है, पीडीएफ फाइल जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वो हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेंगे। शायद पूरा मैटर आपको इंग्लिश में भी ना मिले, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हिंदी मीडियम से है, सारे बच्चे अधिकतर हिंदी मीडियम से हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम ज़्यादा वरीयता दी गई है। लेकिन इंग्लिश में हेडिंग और जो जरूरी चीज़ें हैं वो इंग्लिश मीडियम में लिखी गई। तो बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सिलेबस में अगर हम बात करें यूनिट की, किसमें यूनिट की, क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर के पार्ट बनाए जाते हैं, क्या कह लो हमारा ये जो देश है, इतनी बड़ी कंट्री, फिर स्टेट हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट हुए, फिर ब्लॉक हुए, फिर विलेज हुए, ऐसे करके क्यों डिवाइड किया है, डिवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है? क्योंकि इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को क्या हम एक बार में समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते प्यारे बच्चों। तो किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उन्हें चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिया जाए। पहले एक समूह बना करके यूनिट बना दी जाती है और फिर उस यूनिट में टॉपिक वाइज चैप्टर डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो जितने चैप्टर डिवाइड किए गए हैं हर एक यूनिट में, उन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। तो क्लास को शेयर कर दीजिए और जोश के साथ पढ़ना शुरू है। तो यहां पर मैं बात करूं, अगर आपको बताऊं यूनिट कितनी होंगी, तो टोटल 14 यूनिट, सॉरी टोटल 10 यूनिट रहने वाली, टोटल 10 यूनिट रहने वाली, मतलब 10 इकाई आपको पढ़नी है, 10 इकाई रहेंगी। यूनिट कितनी होंगी प्यारे बच्चों? तो 10 रहेंगी, 10 यूनिट रहेंगी। और इन 10 यूनिट के अंतर्गत, अर्थात 10 इकाइयों के अंतर्गत कितने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे? तो चैप्टर आपको 15 पढ़ने होंगे, 15 चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, 15 चैप्टर। ठीक है, और बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ने में मजा आएगा, टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे डाउट। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब हम लोग एक साथ सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स सीखने का विषय है, सिर्फ रटने का पढ़ने का विषय नहीं है कि रट लिया बस काम हो जाएगा, नहीं, सीखने का विषय है। प्रैक्टिकली भी चीजों को सीखें, एग्जाम्पल सेट करके सीखें, बहुत आनंद आएगा। तो 10 यूनिट हैं और चैप्टर कितने हैं? तो 15 चैप्टर हैं। हालांकि रेफरेंस बुक जो हो सकती है आपकी, उसमें आप कहेंगे सर 30 चैप्टर हैं, कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों घबराइए नहीं, 30 चैप्टर वो आपके रेफरेंस बुक में क्या हुआ है, और चैप्टर को डिवाइड करके छोटा छोटा करके समझा दिया गया है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो कि अब अपने इंडिया में सभी स्टेट को फॉलो करने के लिए कहा गया है, तो एनसीईआरटी बुक, क्योंकि उसी से एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी कहीं पे भी पूरे अपनी इंडिया में किसी भी स्टेट का आप अगर एग्जाम दोगे तो उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही प्रश्न आने वाले हैं। इन सभी बातों से हमें अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि केवल पढ़े जा रहे हैं और हमें सही रास्ता पता नहीं है। सर ने कहा है, प्रिंस सर ने भी आप लोगों को बताया भी है, बताते रहते हैं कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, और स्मार्ट वर्क तभी हो पाएगा जब आप जागरूक रहेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते हुए केवल चले जा रहे हैं, तो जागरूक रहना है, एनसीईआरटी को फॉलो करके जरूर चलना। हर एक आप सब्जेक्ट एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें। प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस में कोई भी बुक कुछ कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन। ठीक है, तो 10 यूनिट और 15 चैप्टर पढ़ने। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट हो, एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया गया था, और सिलेबस में अब आगे बढ़ते हैं डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। सर इस चैप्टर में क्या कैसे पढ़ा जाएगा, वो सब जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लाइक करते रहिए और क्लास को शेयर करते जाइए। चलिए
तो अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप क्या आपको दिख रहा है यूनिट फर्स्ट? यूनिट फर्स्ट क्या है? तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट मतलब भौतिक दुनिया और मापन। क्या गजब का नाम दिया, फिजिकल वर्ड। वास्तव में फिजिक्स में पूरा वर्ड है, पूरा वर्ड है फिजिकल वर्ड, इसीलिए नाम दिया गया है। फिजिक्स में कुछ नहीं छूटा है। जो आप आगे अभी मोबाइल फोन देख रहे हो, कल हम सब इन बातों पे चर्चा किए हैं और चर्चा करना बनता भी है, तभी आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, तभी जोरदार तरीके से आप पढ़ोगे, उसी ऊर्जा के साथ पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं पढ़ोगे ना। तो इसलिए फिजिक्स में इंटरेस्ट लाना होगा। इंटरेस्ट लाने के लिए यही सब बातें जरूरी हैं। जो भी आप देख रहे हो सब, एवरीथिंग इज फिजिक्स, ये जान लीजिए। तो फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक दुनिया और मापन, इसके अंतर्गत आपको कितने चैप्टर पढ़ने? ये है आपकी यूनिट फर्स्ट बच्चों। यूनिट फर्स्ट है भौतिक जगत तथा मापन, और इसमें जो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे, तो इसमें आप पहला चैप्टर पढ़ोगे वो क्या है? पहला चैप्टर भौतिक संसार। भौतिक संसार आपका पहला चैप्टर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है। और इसमें देखेंगे चैप्टर 1 में कितनी हेडिंग्स हैं, वो हेडिंग आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरे डिटेल सिलेबस तैयार किया है। मेहनत लगती है, लेकिन एक एक चीज आपको मिल जाए, कोई चीज छूटे ना, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये आपका पहला चैप्टर जो हो जाएगा वो भौतिक संसार। ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 वो है इकाइयां और माप, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहां पर इंग्लिश में नहीं लिखा गया है, बट पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंतर्गत देख रहे हैं आपको क्या क्या हेडिंग्स पढ़ने को मिलेंगी। माप की आवश्यकता, माप की आवश्यकता अर्थात मापन की आवश्यकता क्या है? भाई हम किसी चीज को अगर मेजर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लंबाई हमने मापी है, कि समय मापा है, कि द्रव्यमान मापा है, कि ताप को मापा है? ऐसी चीजें हमें कैसे पता चलेंगे जब तक हम उसके मात्रक को नहीं जानेंगे। तो इसलिए माप की क्या आवश्यकता होती है इसी चैप्टर में सीख। मात्रक, हर एक भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी की, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उन सब के यूनिट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। माप की इकाइयां, इकाइयों की प्रणाली, जो हम लोग जानते हैं इकाई की प्रणाली आप लोग अभी तक 9th और 10th में पढ़ के चले हो, बट आपको ये नहीं पता, शायद थोड़ा बहुत जानकारी है कि एमकेएस और सीजीएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर आगे इसमें कई प्रणालियां होती, 4 प्रणाली होती हैं। एफपीएस भी होती है फिर तीसरे नंबर पर, फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। तो एसआई प्रणाली अब पूरे वर्ल्ड में यूज होती है, इसलिए एसआई प्रणाली को महत्व दिया जाता है। तो इन सब बातों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। एसआई यूनिट, मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयां। मूल भौतिक राशियां क्या हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हैं? मूल भौतिक राशियां प्यारे बच्चों पता होगा, मूल भौतिक राशियां आपको पता होंगी कितनी होती हैं? कमेंट्स करके कोई बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों। मुझे लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ यहाँ पर कमेंट करने नहीं आए हो, रियलिटी में आप कमेंट आंसर दे रहे हो प्यारे बच्चों, आंसर दे रहे हो। एनर्जी दिखनी चाहिए, एनर्जी लेवल रहना चाहिए। फिजिक्स की क्लास ले रहे हो, फिजिक्स की क्लास ले रहे हो प्यारे बच्चों, एनर्जी रहनी चाहिए। कितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है 9th की क्लास में आपको बताया जाता है, साइंस में फिर इतना भी कम सिलेबस नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर आ रहा है, 7। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, 7 फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, अर्थात मूल भौतिक राशियां जो हैं वो कितनी होती हैं प्यारे बच्चों? 7 होती हैं। उन 7 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर में। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हैं? जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से मिलकर बनाई जाती हैं, मूल भौतिक राशियों की सहायता से मिल करके बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है। तो मौलिक और व्युत्पन्न भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती हैं हमारे डेली रूटीन में, ये यूज हो, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो मूल भौतिक राशियां हैं वो लंबाई, द्रव्यमान और समय ही है। माप और उपकरणों की सटीकता क्या रहेगी उनके बारे में जानेंगे। मापन में त्रुटियां,
अब मापन में त्रुटियां होती हैं, सबको पता है। क्या आपसे कभी गलती नहीं हुई? कौन बच्चा कहेगा जो मुझसे कभी गलती नहीं हुई? कोई कह सकता है कि हम बहुत ईमानदार हैं सर? चोरी की होगी थोड़ी बहुत, कभी किचन में जाके चीनी फाकी है? क्यों? चीनी खाई है पानी पीने के लिए? कितने बच्चे यस सर कमेंट करो। गलतियां सभी से हो जाती हैं, गलतियां सभी से हो जाती हैं, जाने अनजाने में ही सही गलतियां हो जाती हैं, है ना? जाने अनजाने में ही सही गलतियां तो होनी है, लेकिन जानबूझकर की गई अगर अनजाने में गलती हो रही है तो वो तो पाप ईश्वर की प्रार्थना करने से धुल जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझकर अगर आप गलती कर रहे हैं तो यमराज जी आपको छोड़ेंगे नहीं, यमराज जी फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए उनका डंडा रखा है उनके पास में, प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा। तो ईमानदार बनिए, ईमानदार तरीके से पढ़ाई करिए, घर पे सिर्फ दिखावा नहीं करना है, मम्मी पापा को दिखाना है वो करके जिसके लिए आप बने हो, वो लक्ष्य बनाइए, बड़ा कुछ करके दिखाइए, अपने सोसाइटी के लोगों से प्रेरित होकर के देखिए कि सोसाइटी के लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, और उनको ये दिखाइए साबित करके कि जो आप सोच रहे थे आप गलत हैं और हम अपनी जगह पर सही हैं। किन परिस्थितियों से उठ करके हम आगे बढ़ रहे हैं वो क्या जाने, आपको उन्हें बताना है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। तो उस मेहनत के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़ना है, क्लास में एनर्जेटिक बने रहिए। तो यहां पर मापन में त्रुटियां हो सकेगा तो मैं भी इस चैप्टर में, जैसे आपकी रेफरेंस बुक होती हैं वैसे ही मैं भी यहां पर इस यूनिट में चैप्टर डिवाइड कर दूंगा। मापन में त्रुटियां जो है अर्थात एरर एनालिसिस, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एरर एनालिसिस मतलब त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस जो ये चैप्टर होगा, ये जो यहां पर हेडिंग बना रखी है, मैं इसे फुल चैप्टर के रूप में आपको कवर कराऊंगा, फुल चैप्टर के रूप में कवर कराऊंगा, ठीक है? पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर अलग बना देंगे। महत्वपूर्ण आंकड़े, भौतिक मात्राओं के आयाम, आयामी विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग। आयामी विश्लेषण मतलब विमीय विश्लेषण, इसमें इस चैप्टर को भी हम यहां पर अलग करेंगे क्योंकि इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं इस जगह से बोर्ड एग्जाम में इन एरर एनालिसिस, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको चैप्टर को ही अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, इस हेडिंग को सेपरेट करके एक चैप्टर बना दूंगा। और आपके अगर जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, मैं कह रहा हूं मैं जीरो से हीरो बनाने के लिए आया हूं, आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए आया हूं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए जो बच्चे कहें कि अभी सर बहुत बेसिक है, तो बिल्कुल बेसिक नहीं, स्टैंडर्ड भी पहुंचूंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दो, फिर वहां अगर फेल हुए तो मतलब आप कमजोर हो जाओगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो, मैं शून्य से अगर शिखर स्टार्ट कर रहा हूं, अभी सिंपल है, फिर मॉडरेट होगा, फिर स्टैंडर्ड पहुंचेंगे। तो प्यारे बच्चों इंतजार तो करो, इंतजार तो करो, इंतजार का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो यहां पर जो मापन में त्रुटियां है ना, एरर एनालिसिस में इस चैप्टर को अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, इस हेडिंग को ही एक चैप्टर बना दूंगा, उसका आपका पीडीएफ और बढ़िया से लेक्चर आपको मिलेंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, और बढ़िया सा आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। क्योंकि इससे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या साइंटिस्ट हो, आप किसी भी फील्ड में जब आगे आपका गोल बनेगा तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा उनके एंट्रेंस एग्जाम में। प्यारे बच्चों यहां पर फिर विमीय विश्लेषण, वो भी आपका अलग चैप्टर बनाएंगे, ठीक है? डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब इसके अनुप्रयोग, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग, एक पूरा अलग चैप्टर बना, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये आपका क्या है, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट क्या था, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसमें चैप्टर कितने कवर करने हैं बेटा, तो 2 चैप्टर। ध्यान से ऐड करते हुए पढ़ते चलिएगा, समझ में आया होगा, कुछ समझ में आया कि फिजिकल वर्ड में जो आपका पहला चैप्टर है भौतिक संसार, वो तो बस फिजिक्स का फील दिलाने के लिए है। कैसे फील करोगे, अरे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स केवल ऐसा नहीं है कि रटने वाला सब्जेक्ट हो, फील भी करना पड़ेगा, फील भी करना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये है यूनिट सेकेंड। अब आप देख रहे हैं यूनिट सेकेंड, यूनिट 2 इकाई 2 देख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या कवर करना है ध्यान से समझिएगा, ये पूरा सिलेबस आपका डिटेल्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सिखाया ये जा रहा है कि आप क्या क्या चीज पढ़ोगे, क्या क्या चीजें आप चैप्टर में कवर करने वाले हो। तो अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है कि सर आप कहें इसके बारे में बताएं थोड़ा, तो बताया जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये सीखना है हेडिंग क्या क्या है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहां पर जो यूनिट सेकंड है वो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स मतलब गतिकी, मैकेनिक्स की एक बड़ी ब्रांच है,
मैकेनिक्स की एक बड़ी ब्रांच है प्यारे बच्चों, यांत्रिकी, गतिकी। ये क्या है? गति से संबंधित कोई वस्तु गति में है, इसके आयाम को समझने के लिए काइनेमेटिक्स बनाया गया। एक सबसे बड़ी ब्रांच यहां पर, ये जान लीजिए प्यारे बच्चों, ये जो काइनेमेटिक्स है इस जगह से सबसे ज्यादा जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन बनाता है। अगर आपका जब सपना होगा, धीरे धीरे ही मोटिवेट होगे और अपना सपना इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंटिस्ट या किसी भी आप स्ट्रक्चर में, किसी भी आप जो भी डायरेक्शन आप चूज करो उसमें आगे बढ़ने के लिए जब आप अपना सपना बनाओगे तो उसके लिए प्रयास भी करोगे, तो ये चैप्टर फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। काइनेमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा और टाइम भी देना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसमें। इसमें जो चैप्टर 3 होगा, एक सीधी रेखा में गति, सरल रेखा में गति भी चैप्टर का नाम आपको मिल सकता है। ठीक है, बुक में सरल रेखा में गति मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा में गति, कोई कार दौड़ रही है सीधी रेखा में, हम चले जा रहे हैं टुपक टुपक आगे बढ़ते हुए, टहलते हुए अपने गलियों में टहल रहे हैं, तो ये सब क्या स्ट्रेट लाइन में, किसी ये नहीं है कि वो एक्स एक्सिस में जा रहा है या वाई एक्सिस में जा रहा है। कोई चीज ऊपर भी फेंको, अगर मार्कर ऊपर फेंका जाए और फिर नीचे है, बॉल मतलब ऊपर भी फेंको या फिर बॉल को फिर सीधी रेखा में जंप करते हुए न जाए, मतलब वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को एक साथ टाइम के साथ चेंज ना हो, केवल एक टाइम में एक ही एक्सिस चेंज हो, एक ही एक्सिस में चलता रहे। एक्स है तो एक्स, वाई ऊपर फेंका तो वाई, और जेड भी, जेड मतलब तीन अक्ष जो होते हैं, लंबकोणीय अक्ष जिन्हें बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस, वो 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। अभी आगे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। यहां पर आगे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको संबंध का दायरा, एक सीधी रेखा में गति, स्थित समय ग्राफ, गति और वेग, ठीक है, गति का वर्णन करने के लिए विभेदीकरण और एकीकरण, प्राथमिकता अवधारणा, मतलब जिसके माध्यम से आप जो गति के समीकरण पढ़ते हो, उन 3 समीकरणों को एक करके आप कैसे समझते हो गति को, वो यहाँ पर स्थित समय ग्राफ और ये अवधारणाएं, एक समान और असमान गति, सब कुछ चैप्टर में सीखेंगे। एक समान मतलब चलते रहे सेम टाइम में, आपका जो स्पीड है वो सेम चेंज हो रहा है तो एक समान गति बोली जाएगी। अगर अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग आप दूरियां तय कर रहे हैं तो वो असमान गति होगी। तो अभी बहुत ज्यादा हम हर एक हेडिंग पे बच्चों चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। हम विश्लेषण कर रहे हैं, एक एक हेडिंग आपको बस यहाँ पर दिखाने आए, बताने आए हैं, और उस चैप्टर से पूरे ऑल ओवर कैसे बनते हैं क्वेश्चन बताने आए हैं। तो इसलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। औसत गति और तात्कालिक वेग, समान रूप से त्वरित गति मतलब त्वरण के बारे में जानते हो। मैंने क्या कहा था, जो 9th में आप लोग पढ़ रहे थे ना, वेग, त्वरण, चाल, कार्य, ऊर्जा, इन सब के बारे में अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था तो वही सब चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, बट एक ब्रॉड तरीके से, मतलब बहुत वृहद स्तर में आपको यहां पर मिलेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो वेग समय, स्थित समय रेखांकन और समान रूप से त्वरित गति के लिए संबंध, चित्र में उपचार मतलब चित्र के साथ आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों ये होगा आपका यूनिट सेकंड। क्या होगा? यूनिट सेकंड होगा। तो इस तरह से इसमें इतने सिलेबस को कवर किया जाएगा, एक सीधी रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास में इंटरेस्ट लेते रहिए, ऊर्जा बनाए रखिए। नोट्स आप अपने पास रफ कॉपी जरूर रखिए, रफ कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि खुद से अच्छा पीडीएफ आपको मिलेगा। पीडीएफ के बाद भी आप हैंड रिटन अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि खुद का हैंड रिटन बनाया हुआ जो नोट्स होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो आपको भाषा ज्यादा समझ में आती है। एक आपकी सहायता के लिए पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है, इससे आपकी क्या होगी, राइटिंग भी सुधरेगी। जब तक राइटिंग नहीं अच्छी होगी तो आप बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करोगे। और हमारा लक्ष्य क्या है बेटा, याद रखिएगा, आनंद सर ने जो बात कही थी, 100 ऑफ 100, 100 में 100 हमें चाहिए, 100 में 100 बच्चे चाहिए। और ये जान लीजिए, ये हम ला करके रहेंगे आपकी मदद से, आपके सहयोग से ऐसा संभव है। हमारे सहयोग से आप मार्गदर्शन प्राप्त करें और 100 में 100 लाने का पूरा प्रयास करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जान लीजिए, यहां पर जो चौथा चैप्टर है, एक समतल में गति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। मतलब प्लेन क्या हो गया सर, जैसे
अब क्या होगा इसमें जो हम लोग सीखेंगे एक समतल गति में, जब आप किसी बॉल को ऐसी डायरेक्शन में फेंको, ना वाई एक्सिस में और ना एक्स एक्सिस में, कैसे समझा, समझ में आ रहा है ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, एक डिफरेंट एंगल पे आपने बॉल को फेंका, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे जाएगी वो बॉल। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब प्रक्षेप गति। इसमें क्या होगा, एक्स भी आगे बढ़ रही है बॉल और वाई की डायरेक्शन में ऊपर भी धीरे 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 जा रही है, तो वाई भी चेंज हो रहा है, या तो ऊपर फिर नीचे, तो इससे क्या हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कैसा भी प्लेन हो सकता है, लेकिन समय के साथ इस मोशन में दो एक्सिस चेंज होंगे, तो इसे बोला जाएगा मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन, एक समतल में गति जिसमें सदिश और अदिश राशियां, हाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्टर, इसको भी मैं यहां पर अलग कर दूंगा, सेपरेट करके वेक्टर की क्लास जबरदस्त चलेगी और उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। प्यारे बच्चों ये जान लो, वेक्टर में आप 90% फिजिक्स कवर कर लेते। मैं कहता हूं बस मॉडर्न फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा छोड़ दो, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट हटा दो। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताओ। चलो आ जाएं, कुछ कुछ बात करें आपसे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है? अगर नहीं बता पाए तो मतलब फिजिक्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिजिक्स में आप इंटरेस्टेड नहीं हो। कमेंट करिए, कमेंट करिए। वेरी गुड, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम सुना होगा ना, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो 1905 में 1905 में ही इन्होंने कौन सी इक्वेशन दी थी जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया, हमसे स्पेस को मिला दिया। स्पेस में क्या हो सकता है, आज हम स्पेस में राज कर रहे हैं, आज हम स्पेस में राज कर रहे हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी अपने यान के साथ कैसे स्पेस में पहुंच जा रहे हैं, ये सब अवेलेबल हो पाया है तो इस इक्वेशन की मदद से, E = mc²। इसके बारे में भी फुल कॉन्सेप्ट जब चैप्टर आएगा तो पढ़ा जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ये जान लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तो अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मैं बात ये कर रहा था, मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा टॉपिक आप छोड़ दीजिए, हर चैप्टर में वेक्टर यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है? वेक्टर यूज होने वाला है। ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, वेक्टर मतलब सदिश। तो एक चैप्टर ही मैं अलग करके आपको सेपरेट करके समझाऊंगा, वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस चैप्टर को मैं अलग कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, यहां हेडिंग के रूप में होगा जो कि मोशन इन प्लेन में दिख रहा है, इसी चैप्टर का मैं सेपरेट करके एक अलग चैप्टर बना दूंगा, क्या? वेक्टर एनालिसिस। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? आगे देखिए, सामान्य वेक्टर और उनके संकेतन, सदिशों की समानता, वास्तविक संख्या से सदिशों का गुणन, वेक्टर का जोड़ घटाव, सापेक्ष वेग, ये सब हम लोग सीखेंगे इसमें एक समतल गति में। लेकिन वेक्टर का जितना ये ऊपर वाली आप हेडिंग्स देख रहे हो, सदिश और अदिश राशियां, स्थिति और विस्थापन वेक्टर, सामान्य वेक्टर और उनके संकेतन, सदिशों की समानता, वास्तविक संख्या से सदिशों का गुणन, मतलब सदिशों का गुणा कैसे होता है, अगर थोड़ा बहुत सीखा हो तो आई जे एक्स वाई जेड के ये एकांक सदिश हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, तो इनका सदिश गुणन व अदिश गुणन किस प्रकार होता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। वेक्टर का जोड़ और घटाव, वेक्टर का जोड़ और घटाव, अगर इसका नॉलेज नहीं है प्यारे बच्चों तो आप कई बार क्वेश्चन को, प्रश्न को गलत कर देंगे, प्रश्न को गलत कर देंगे, फिर आप यहां पर कहेंगे सर हाँ डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती, तो उनमें डायरेक्शन को भी निकालना अर्थात दिशा को भी ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये सीखेंगे सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी इसे बोलते हैं। कैसे रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मतलब हम किसी के सापेक्ष अगर दौड़ रहे हैं, अगर पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ के सापेक्ष हम जा रहे हैं तो पेड़ तो हमें फिर दिखाई देगा, क्योंकि वो तो एक ही जगह बना रहेगा, पेड़ थोड़ी कोई चलेगा, कोई सोच रहा हो पेड़ चलेगा तो पेड़ नहीं चलेगा। हाँ इमेजिन कर सकते हो, बात अलग हो, वो फिर मानने वाली बात अलग हो जाती है। तो पेड़ रुका हुआ है लेकिन हम चल रहे हैं तो कहेंगे पेड़ के सापेक्ष हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वही कोई बाइक वाला या साइकिल वाला आपके पास आ गया और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा, तब फिर आपका क्या होगा, तब आप कहोगे हम साइकिल के सापेक्ष कैसे दौड़ रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो फिर वहीं पर संबंध बनाना पड़ता है, उसे बोलते हैं सापेक्ष।
तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम सापेक्ष वेग के बारे में भी जानेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इकाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर अभी मैंने बताया, ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये लेक्चर को आप जब वेक्टर के लेक्चर चलें, आप जितनी बार हो सके उतनी बार अगर रिवाइज करेंगे तब भी कम ही है, क्योंकि आधे से ज्यादा फिजिक्स, मतलब 80-90% फिजिक्स वेक्टर से सॉल्व होने वाली। एक विमान में एक वेक्टर का संकल्प आयताकार घटक, सदिशों का अदिश और सदिश गुणनफल, एक विमीय गति और एक समान वेग, असमान वेग गति के मामले एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति सोचो, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन भी यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, इसी चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है एक समतल गति में। क्यों? क्योंकि जब वृत्तीय गति करते हैं तो बेटा एक्स और वाई एक्सिस फिर दोनों टाइम के साथ चेंज, गोल गोल चाहे ऐसे घूमो, गोल गोल चाहे ऐसे घूमो, कैसे भी आप करो, एक्स और वाई दोनों में कोई चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ दोनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसे एक समतल गति में भी रखा जाता है, सर्कुलर मोशन को एक समान वृत्तीय, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन को अगर आप लोग, क्योंकि हम आपके अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हुए चलेंगे, तो जितना भी होगा हम यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति, तो इसको भी सेपरेट कर देंगे, अलग चैप्टर बना देंगे। चलो ये प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। ये तो न्यूटन के गति विषयक नियम चैप्टर आपका 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों कमेंट करते रहिए, पढ़े हो 9th क्लास में न्यूटन का गति विषयक नियम आपने पढ़ा है, न्यूटन का गति विषयक नियम। यूनिट 3 आपकी है लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, जिसमें न्यूटन चाचा से आपका संबंध होता है, न्यूटन चाचा से आप मिलते हो, इनके नियमों के बारे में जानते हो, पूरी फिजिक्स बदल के रख दी। कैसे न्यूटन के गति विषयक नियम लगाए जाते हैं, 3 तरह के जो नियम आपको बताए गए 9th क्लास में पढ़ा है, अभी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बल की सहज अवधारणा, फोर्स, जो कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से इसका एक्सप्लेन होता है, इसके द्वारा हम समझते हैं। जड़ता मतलब जड़त्व का, इनर्शिया के बारे में जानेंगे, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, संवेग और न्यूटन के गति का दूसरा नियम, इन सभी यूनिट्स के चीजों के बारे में सीखेंगे। आवेग, आवेग क्या होता है, मतलब किसी चीज में बहुत कम समय अंतराल के लिए फोर्स लगना और काम बहुत बड़ा हो जाना, जैसे बल्ले से गेंद का टच बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन गेंद गिरती है बहुत दूर जाके, तो इसे बोलते हैं आवेग, आवेग बोलते हैं। जैसे हथौड़े से कील ठोकना, तो हथौड़ा कील पे बहुत कम समय के लिए संपर्क में आए लेकिन कील जो है वो दीवार पे गड़ जाती है। तो इन सब बातों के बारे में इस चैप्टर को सीखना है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। रेखीय संवेग और उसके अनुप्रयोग, संरक्षण का नियम, समवर्ती बलों का संतुलन, स्थैतिक और गतिक घर्षण। हाँ, यहाँ पर फ्रिक्शन भी सीखेंगे प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन, घर्षण बल जिसे बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी सीखेंगे। लॉज ऑफ मोशन जो यूनिट है उसके पहले चैप्टर जो बनाया गया गति के नियम, इसमें चैप्टर है, इसी में फ्रिक्शन भी सीखेंगे। घर्षण के नियम, रोलिंग घर्षण, स्नेहल, एक समान वृत्तीय गति, अभिकेंद्र बल, वृत्ताकार गति, और इसके अनुप्रयोग से कैसे वाहन वृत्ताकार मार्ग में, जब देखा होगा मोड़ में क्यों ऐसे गाड़ी झुका ली जाती है, गाड़ी क्यों झुका ली जाती है, जब हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, तो हम जब हमें मोड़ आता है, तो मोड़ पड़ता है, तो हम अपनी बाइक को, साइकिल को थोड़ा सा झुका लेते हैं टर्न, क्यों? क्योंकि हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अभिकेंद्र बल और वृत्ताकार गति के उदाहरण, एक समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन, किनारे वाली सड़क पर वाहन, मतलब वाहन क्यों झुक जाते हैं, तो यही सब हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो अभिकेंद्र बल के बारे में भी जानेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हैं, ये वृत्तीय गति में लगता है, वृत्तीय गति में कार्य करता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 4 है, मैंने बताया टोटल कितनी यूनिट है, इकाई कितनी है, तो 10 इकाई हैं, जिसमें से चौथी यूनिट पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो यूनिट नंबर 4 क्या है? वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये चैप्टर भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, याद करिए, याद करिए, 9th क्लास में आप इसे पढ़ चुके हो। तो इसमें कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये आपका लेसन कौन सा होगा, तो 6 भी होगा। ये इसमें लेसन का भी नाम यही रखा गया है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये लेसन 6 है। इसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। अचर बल, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसे आप बोलते हो, कार्य, ऊर्जा प्रमेय,
कार्य ऊर्जा प्रमेय मतलब कार्य हमेशा ऊर्जा में बदलता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय उसे बोलेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ सीखेंगे। संभावित ऊर्जा की अवधारणा, एक वसंत संभावित ऊर्जा, रूढ़िवादी ताकतें, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा का कैसे संरक्षण होता है, किसी बाल को ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी तो ऊर्जा संरक्षित रहेगी, इन सब टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। गैर रूढ़िवादी ताकतें, एक ऊर्ध्वाधर सर्कल में गति, एक और दो आयामों में लोचदार और बेलोचदार टकराव। ऐसे टॉपिक्स को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। यूनिट नंबर ये कौन सी है? 4 है प्यारे बच्चों। तो सिलेबस का विश्लेषण किया जा रहा है, सिलेबस का विश्लेषण किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, भागने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको बने रहना है, धैर्य के साथ पूरे टॉपिक को समझिए तो सही, सिलेबस को एक बार कवर करिए, फिर एक एक चैप्टर को हम लोग बड़ी बारीकी से सीखेंगे, बहुत सरलता के साथ सीखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सिलेबस पता करना जरूरी है, रास्ता नहीं पता है, एक एक कदम बढ़ाना है तो आपको पहले देखना होगा ना कि गड्ढा है कि नहीं है, हाँ, तो उसको चेक करना होगा, भाई पानी है तो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी ना, और उस तैयारी के लिए इन्हीं सब चीजों को तो सीखना है। ऐसे थोड़ी होता है कि हवा हवा में आगे बढ़ रहे, हाँ हम तो भैया टॉपर करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा गड्ढे में ले जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहना नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, मजबूती के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, जोश के साथ हमें पढ़ना है, लेकिन भागना नहीं है, डर के भागना नहीं है। तो बहुत अच्छे से आपको सिलेबस का विश्लेषण किया जा रहा है, ठीक है, पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 इकाई 5 क्या है? अभी बताया आपको कितनी यूनिट है, 10, इकाई 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मतलब कणों और कठोर शरीर की प्रणाली की गति, ठीक है, मतलब इस पे सेंटर ऑफ मास भी आएगा, देखेंगे यहां पर जो इसमें लेसन 7 है, कणों की प्रणाली और घूर्णी गति, मतलब जो रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मतलब मोशन मतलब घूर्णन गति, इसके बारे में भी सीखेंगे। हमारी पृथ्वी कौन कौन सी गतियां करती है, कौन बता सकता है प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं जल्दी कमेंट करके बताइए। कौन कमेंट करेगा कि हमारी पृथ्वी कौन सी 2 गतियां एक साथ करती है? प्यारे बच्चों कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखें आपके नॉलेज का कितना प्रभाव है, कितना आप जानते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे हम लोग आगे आने वाले टाइम पे, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसी ऐसी चीजें जो आप कहोगे हाँ सर डेली रूटीन में तो यूज होता है, बहुत अच्छी चीजें। चलिए बताइए जल्दी से, मेरा प्रश्न है, पृथ्वी कौन से 2 मोशन एक साथ कर रही है? कौन से 2 मोशन एक साथ कर रही है? बारिश बारिश भाई क्या बना रहे हो आप लोग, कमेंट करिए। तो पृथ्वी जो है वो रोटेटरी मोशन मतलब घूर्णन गति, घूर्णन गति हुई वह गति होती है जो किसी अक्ष के परिता होती है, अक्ष के परिता। तो पृथ्वी जो है हमारी, अर्थ जो है प्यारे बच्चों, अर्थ हमारी प्यारी सी अर्थ, जिसमें हम अपने जीवन को जीते, और यही एक ऐसे पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन संभव है। हालांकि ये बात तार्किक है, सत्य है, लेकिन ये भी ये नहीं है कि हम अंधविश्वास माने कि और कहीं जीवन नहीं हो सकता है, शायद शायद कहीं और जीवन हो सकता है। क्योंकि हम अगर ऐसा कह ले, समुद्र से 1 चम्मच पानी निकालें और कहें भाई इसमें पानी तो नहीं आया, क्यों भाइयों बताइए, आप भी छोटे भाई हो, समझिए इस बात को। अगर हम समुद्र से एक चम्मच पानी निकालें और कहें मछली नहीं आई, क्या कहें, मछली नहीं आई, तो बताओ 1 चम्मच पानी में क्या समुद्र इतना विशाल है, इतने विशाल महासागर हैं, उसमें से 1 चम्मच पानी निकालें तो क्या मछली मिल जाएगी? तो क्या जीवन नहीं है? क्या उसमें मछली नहीं है समुद्र में? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इतने बड़े विशाल यूनिवर्स में क्या केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, और कहीं जीवन नहीं हो सकता है? इसके लिए हमारे पृथ्वी से समय समय पर मिशन भेजे जाते रहे हैं। वो जो वाइजर यान फर्स्ट और वाइजर यान सेकंड, नाम सुना होगा, 1979, समझ रहे हो, वाइजर यान 2 भेजा गया था, वाइजर यान 2 जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। आज ये हमसे 44 अरब दूर जा चुका है प्यारे बच्चों, 44 अरब किलोमीटर दूर, और इससे भी अधिक, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है। ये मैं पिछले कुछ पता नहीं 2-4-10 दिन पहले जो भी पढ़ा हो डिटेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतने क्योंकि इससे मैं अवेयर रहता हूँ, समय समय पर देखता रहता हूँ कि ये अब कितना दूर जा चुका है। इससे क्योंकि संपर्क भी टूट सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, क्योंकि ये इतनी दूर पहुंच चुका है कि अब सिग्नल भेजना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, रेडियो तरंगों की मदद से ही तो हम सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं।
तो ये क्या है, हमसे बहुत दूर जा चुका है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एकदम अंतिम छोर पर पहुंच चुका है। सोचिए जब मिल्की वे गैलेक्सी को दूर जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी अब ये देख नहीं पाता है, लास्ट टाइम इसने बहुत पहले देखा था, बहुत दूर निकल चुका है। ऐसी ही सारी बातें, ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स को। ऐसी इंफॉर्मेशन जब चैप्टर में जो जैसी बात होगी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो पृथ्वी की मैं बात कर रहा था प्यारे बच्चों, कहां से कहां पहुंच गया, ये मेरी गलत आदत है, बता दीजिएगा सर इसको बताइए पहले, फिर उसके बाद चर्चा करिएगा। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो घूर्णन गति अपने अक्ष के परिता गोल गोल अपनी जगह पे भी घूम रहे, जैसे फुटबॉल घुमाते हो ना, तो एक ही जगह पर घुमा दो, उंगली लगा देते हो, फुटबॉल को नचा के ही कोई फुटबॉलर उंगली रोकता है, वॉलीबॉल का खिलाड़ी घुमा देता है और फिर उंगली लगाता है, ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं रोक सकता, ऐसे रोकेगा थोड़ी देर इधर उधर उंगली करके रोकेगा कि बॉल गिर जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज घूमने लगती है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आ जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे आ जाता है। और इसी चैप्टर में हम लोग सेंटर ऑफ मास को, इसी चैप्टर में सेंटर ऑफ मास सीखेंगे। आप बाल्टी उठाते हो, एक तरफ को इधर झुके जा रहे हो, एक तरफ बाल्टी उठाए एक तरफ इधर झुके जा रहे हो, लिए चले जा रहे हो, क्यों ऐसा है? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास जब एक तरफ बाल्टी उठाए एक तरफ हाथ फैलाए और लिए चले जा रहे हो, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ता है, एक तरफ भार अधिक हो गया है और एक तरफ फिर आपको झुकना पड़ेगा और तब आगे बढ़ पाओगे। ये है कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास का, जो कि फिजिक्स का यूज होता है। तो बिना फिजिक्स लगाए कोई काम नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों, ये जान लो। आगे समझते हैं। तो पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करती है और सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रही है, तो ये वृत्तीय हो जाती है। तो पृथ्वी एक साथ दो गतियां करती है, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, दो कण प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र, संवेग संरक्षण और जन गति का केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की अभी मैंने बात की, क्या? सेंटर ऑफ मास। एक कठोर शरीर के द्रव्यमान का केंद्र, एक समान छड़ के द्रव्यमान का केंद्र, मतलब छड़ का किसी का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, ये सब सीखेंगे। बहुत सारी बॉडी का, छड़ का हो गया, रॉड का हो गया, कोई आयताकार प्लेट हो गई, सर्कुलर ठोस शक्ति हो गई, ये सबके हम सेंटर ऑफ मास सीखेंगे कहाँ होता है। ठीक है, बल का छड़ टार्क, ठीक है, टार्क आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली यूज करते हो आघूर्ण। ठीक है, ये आघूर्ण के चैप्टर में सीखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो यूनिट 5 हो गए। अच्छा, इसमें और भी अभी बहुत सारी बातें हैं। कोणीय गति के संरक्षण के नियम और इसके अनुप्रयोग। कोणीय वेग क्या होगा? जब घूर्णन गति होगी तो कोणीय वेग होगा। कोई चीज ऐसे सेंटर को मान करके उसी के चारों ओर गोल गोल घूमती जा रही है, मतलब घूर्णन गति कर रही है, तो उसका क्या होगा? कोणीय वेग होगा। और कोणीय वेग संरक्षण का सिद्धांत हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब कोणीय वेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कठोर पिंडों का संतुलन, कठोर शरीर रोटेशन घूर्णन गति के समीकरण, रैखिक और घूर्णन गतियों के समीकरण, घूर्णन गतियों की तुलना। रैखिक गति जो होती है v बराबर u प्लस, मतलब रैखिक गति के समीकरण पढ़ते हो ना, 3 होते हैं। क्यों? एक सरल रेखा में गति, जो आप 9th क्लास में भी पढ़े हो, तीनों समीकरण सबको याद है, वो 3 यहाँ पर घूर्णन गति में भी होते हैं, वही उसी तरह के 3 समीकरण, बस यहाँ पर थोड़े से सिंबल चेंज हो जाएंगे, वो सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 3 समीकरण से वही तुलना आपको बतानी होगी। ठीक है, यहाँ पर निष्क्रिया के पल, आवर्तन का अर्धव्यास, जड़ता के छड़ों का, सरल ज्यामितीय वस्तुओं के लिए। ठीक है, समानांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय, उनके प्रयोगों का विवरण। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लास्ट लाइन देखी, समानांतर और लंबवत अक्ष प्रमेय और उनके प्रयोगों का विवरण, हालांकि ये समय समय पर इस टॉपिक को हटा भी दिया जाता रहा है, अभी कोरोना काल में हटा दिया गया था। नई गाइडलाइन के अनुसार सिलेबस में जो शामिल होगा वो हेडिंग सब आपको कवर कराई जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स जरूर बता देंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूरत होंगे, तो वो जरूर आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। पाठ्यक्रम के अनुसार तो कवर ही कराया जाएगा, साथ में ये चीज बता दी जाएगी कि ये चीज आप ना पढ़ें, ज्यादा पाठ्यक्रम में नहीं है, बट थोड़ा सा अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो जरूर बता दिया जाएगा प्यारे बच्चों। वो आपके कहने पर ही किया जाएगा। जब आप कमेंट्स करेंगे, हाँ सर बताइए, इस टॉपिक को भी बताइए अच्छे से, तो बिल्कुल हमारा प्रयास होगा कि हम उसे बताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिर है यूनिट 6। अब हम लोग यूनिट 6 में पहुंचे हैं। ध्यान रखिए 10 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 6। इसमें क्या चीजें कवर करनी है? ग्रेविटेशन कवर करना है, गुरुत्वाकर्षण। क्या गजब का टॉपिक होगा, बहुत अच्छा टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण। सब लोग भली बात जानते हो, न्यूटन भैया, जैसे गुरुत्वाकर्षण आता है न्यूटन भैया याद आ जाते हैं, न्यूटन भैया याद आ जाते हैं ना। तो जरूर पढ़ेंगे, न्यूटन के बारे में भी जानेंगे, आप सबको न्यूटन की बायोग्राफी भी बताएंगे कि क्या थे न्यूटन, कैसे उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा है,
और सारी बातें बताएंगे, ठीक है। न्यूटन ने इतना बड़ा काम किया था, तो बता दें अभी तो थोड़ी जानकारी दे दें, उन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। उन्होंने शादी नहीं की थी, तो ऐसे ही लोग आगे जीवन में बढ़ पाते हैं प्यारे बच्चों। हाय हाय शादी, हाँ प्यारे बच्चों अभी पढ़ लो, समझिए इधर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जो कि यहाँ पर केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम, केपलर कैसे ग्रहों के गति संबंधी नियम केपलर के पढ़ेंगे। हालांकि टाइको ब्राहे वैज्ञानिक जो थे, तो उन्होंने यहाँ पर गति के नियम दिए थे, लेकिन हमारी बुक में तो केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता था कि टाइको ब्राहे ने केपलर के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी, कह सकते हैं उनके कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट में मिला लिए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कोई मान्यता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो कोई चीज नहीं है, ऐसा कहा जाता है। बट टाइको ब्राहे ने भी ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे। तो यहाँ पर केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक नियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में वर्क करता है, कहीं हमारी अर्थ में ही नहीं वर्क करता, हर जगह पूरे सन के चारों ओर जो घूम रहा है, सारे प्लेनेट वर्क घूम रहे हैं, तो किसकी वजह? ग्रेविटेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को भी सीखा जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ऊंचाई और गहराई के साथ इसकी भिन्नता, गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण क्षमता, एस्केप वेलोसिटी, उपग्रह का कक्षीय वेग, भू स्थिर उपग्रह, इसमें भी ये भी पढ़ा जाएगा। उपग्रह का कक्षीय वेग मतलब सैटेलाइट्स जो होते हैं, सैटेलाइट्स कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो इस यूनिवर्स ने बनाया है, जिसका पॉजिटिव एनर्जी है वो गॉड है, ठीक है, वो हमें नहीं पता, वो गॉड है, उसने बनाया है सारे प्लैनेट्स और उसको सैटेलाइट्स को उसने बनाया। तो वो क्या होंगे? नेचुरल सैटेलाइट्स होंगे, जैसे चंद्रमा हो गया, ये क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। लेकिन जो हम बना रहे हैं और पृथ्वी के चारों ओर आज बहुत लगभग 33,000 सैटेलाइट समथिंग, मैं एक ऐसे आंकड़ा बता रहा हूं, उतने सैटेलाइट्स का जाल बिछा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं इतने सैटेलाइट्स ऊपर पहुंच, उन सैटेलाइट्स की मदद से ही तो हम आज बात कर पा रहे हैं। ये सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स, कोई मौसम के बारे में बताता है तो कोई के बारे में बताता है। अलग अलग जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या भेजते हैं? सैटेलाइट्स भेजते हैं। बहुत चीजें आपको बताई जाएंगे सैटेलाइट्स भेजने के लिए, जो हम यान यूज करते हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जीएसएलवी है, और अपने इंडिया का एक पावरफुल रॉकेट पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था। सभी बातों के बारे में जानेंगे, कितना पावरफुल है उस ताकत को भी बताएंगे, क्योंकि इस रॉकेट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 117 सैटेलाइट्स एक साथ भेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो गिनीज बुक है उसमें वो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा भी हुआ है। तो ये अपने भारत की उपलब्धि है, इसरो की उपलब्धि है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी उपलब्धि है। कितने बच्चे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, इसरो में जाना चाहते हैं? बताइए प्यारे बच्चों। 1969 में इसरो बना था, 1969, जानते हो कि नहीं? या ऐसी ही नॉलेज, जीके जीएस, मतलब क्या बताएं, मजा आएगा, फिजिक्स का बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। विक्रम साराभाई के द्वारा बनाया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम एक चर्च में रह करके पूरी रिसर्च किया करते थे, ठीक है, शक्ति परीक्षण किया और फ्लॉप हो गया, लेकिन जब उसके बाद सफल हुए तो फिर क्या कहना। बातें करेंगे, बहुत बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड पेपर, आ जाता है। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो फर्स्ट पेपर का था। अब जो यूनिट 7 शुरू होगी, यहां से सेकंड पेपर आपका शुरू हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है वो फर्स्ट और सेकंड में भी आती है। हालांकि आपका एग्जाम एक साथ होगा, लेकिन बुक थोड़ा सा भार ना बढ़े, बच्चे जब कॉलेज जाएं तो भार ना बढ़े, बोझ को कम करने के लिए, क्योंकि आप बैग लेकर के जाते हो, तो अगर इतनी मोटी मोटी लेकर के जाओगे तो क्या होगा, इसके लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अलग अलग कर दिए जाते हैं। ये हमारी सरकार की योजनाएं होते हैं, उनके अनुसार हमें चलना पड़ता है, लेकिन आपका पेपर एक ही होगा। तो सेकंड पेपर के अंतर्गत जितने आपके ये टॉपिक कवर करने हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो अगला टॉपिक क्या है, अगली यूनिट क्या है? तो यूनिट नंबर 7, इकाई 7 है। इकाई 7 क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, बल्क मैटर के गुण, मतलब इसमें प्रत्यास्थता जो होती है, इलास्टिसिटी, उन सब के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। कैसे ठोस में हम खींचते हैं तो कितना बढ़ती है, ठीक है, ऐसी सब बातों के बारे में इसी यूनिट में कवर करना। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण, लोचदार व्यवहार, तनाव संबंध, हुक का नियम, हुक का नियम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यंग मापांक, थोक मापांक, कठोरता का, कतरनी मापांक, जहर के अनुपात और लोचदार ऊर्जा। अच्छा, अभी यहाँ जो ये हेडिंग्स दिख रही हैं आपको थोड़ा सा अटपटी लगेंगी, बट जब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेडिंग छोटे छोटे मैंने कट करके वो लिखे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कम समझ में आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखा हुआ है। जब वहां पर हेडिंग की एक लाइन लिख दी जाएगी, जैसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जब मैं वैसा पीडीएफ आपको भेजूंगा कि ऐसा प्रश्न लिखा हुआ आएगा और उसके आंसर ऐसे लिखे जाएंगे, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आएगा। अभी आप कहेंगे सर ये है क्या, हुक का नियम क्या होता है, संबंध स्थापित कीजिए। जब ऐसा प्रश्न बना के दे दिया जाएगा तो प्यारे बच्चों आपको जरूर समझ में आएगा और उसका आंसर भी लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है इसमें जो चैप्टर नंबर 10, इस यूनिट में 2 चैप्टर आपको कवर करने हैं, ठीक है। इसमें 2 चैप्टर कवर करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, द्रवों के यांत्रिक गुण। द्रवों के यांत्रिक गुण मतलब यहाँ पर जो आप मैकेनिक्स प्रॉपर्टीज जो आपको पढ़नी है वो फ्लूइड की पढ़नी है, द्रवों की पढ़नी है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और पहला जो था तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण, और ये क्या होगा, द्रवों के यांत्रिक। तो यहां पर द्रव कैसे वर्क करती, मतलब जो द्रव है अर्थात पानी कह लो, तेल कह लो, ऑयल, ठीक है, ये जब कैसे फ्लो होता है, इनका फ्लो किस प्रकार होता है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे। द्रव जो है वो परतों के रूप में प्रवाहित होता है, हर एक लेयर अलग अलग प्रवाहित होती है, सब कुछ सीखेंगे। जो नदी का सबसे निचले तल वाली लेयर होती है वो शांत होती है, ऊपर वाली का वेग सबसे ज्यादा, सबसे नीचे वाली का अलग, और फिर उनके बीच में अपेक्षिक वेग वहां पर भी देखेंगे, वेग प्रवणता, सब कुछ आगे बहुत अच्छे अच्छे सीखने वाले हैं। यहाँ पर द्रव स्तंभ के कारण दबाव, पास्कल का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, पास्कल के नियम के आधार पर ही हमारी ये जो लिफ्ट वगैरह वर्क करती हैं, जैसी भी देखा है फोर्स अप्लाई करते हैं और इतने बड़े बड़े फाड़ लेती है, जेसीबी को देखा है ना, ऑयल का प्रेशर होता है, पास्कल के नियम से ही लिफ्ट, बड़ी बड़ी कारें एक लिफ्ट में खड़ी हुई, इधर से केवल पैडल दबाया और वो लिफ्ट ऊपर करके कार को उठा लेती है, तो ये पास्कल के नियम से ही सिद्ध है प्यारे बच्चों। तो बहुत हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक देखो आ गया यहाँ पर, यही सब चीजें एग्जाम्पल सेट करके हमें देखना है, और दैनिक जीवन में ये चीजें देखते हो तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जब चीजें सामने दिख रही हैं, बस मुझे उसको आपको बताना है कि ऐसे वर्क करती है, तब फिर आपको फिजिक्स प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, फिर आप भी न्यूटन बन जाओगे और दुनिया में कुछ नाम कर जाओगे, ठीक है। द्रव दबाव पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, श्यानता, स्टोक्स का नियम, देखो यहां आ गया श्यानता, विस्कोसिटी, और स्टोक्स का नियम मतलब लॉ ऑफ स्टोक्स या रूल ऑफ स्टोक्स, ये यहाँ पर पढ़ना है। किसी द्रव की बूंद जो है हम किस डालते हैं द्रव में तो उस पर कैसे फोर्स अप्लाई होता है, बहुत चीजों के बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे। अंतिम गति, सुव्यवस्थित और अशांत प्रभाव, महत्वपूर्ण वेग, बर्नौली की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, बर्नौली थ्योरम भी पढ़ेंगे, मतलब बर्नौली की प्रमेय से जिसकी सहायता से प्लेन उड़ता है, हालांकि प्लेन और भी रीजंस कई सारे होते हैं, कई से प्लेन उड़ाने के कई सारे तरीके हैं, बट वहां पर थ्योरम अप्लाई होती है, ठीक है, थ्योरम अप्लाई होती है। बर्नौली प्रमेय कैसे वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, मतलब वेग बढ़ा तो दाब घटा, दाब जब घट जाता है तो नीचे का प्रेशर जो होता है वो प्लेन पर उठा देता है। हालांकि सब बातें बात करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत मजेदार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सेट करके आपको समझाया जाएगा। सतह ऊर्जा और सतह तनाव, संपर्क कोण, एक घुमावदार सतह पर दबाव की अधिकता, बूंद के लिए सतह तनाव विचारों का अनुप्रयोग और बुलबुले और केशिका वृद्धि, सब कुछ वहां चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हेडिंग्स आप सीख रहे हो, सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हो प्यारे बच्चों, सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हो, ध्यान से समझो, सीखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 11, पदार्थ के ऊष्मीय गुण, पदार्थ के ऊष्मीय गुण, इस चैप्टर को यहाँ पर अच्छा 3 चैप्टर इस यूनिट के अंतर्गत आ गए हैं, इसको भी कवर करना है। इसमें गर्मी, तापमान, थर्मल विस्तार, मतलब जो थर्मामीटर वगैरह पढ़ते हो कैसे ताप मापा जाता है, तापमापी यहाँ पर पढ़े होगे, का ऊष्मीय प्रसार, तरल पदार्थ, गैसों, पानी का विषम विस्तार, विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T जो पढ़ते हो वहां पर S जो होगा विशिष्ट ऊष्मा, इसके बारे में इस चैप्टर में सीखोगे। CPCV कैलोरी मिस्ट्री, मतलब कैलोरीमिति का सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलोरीमिति के सिद्धांत से भी हम काफी चीजों को एक साथ यूनिफाई कर पाते हैं, एकीकृत कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा ये भी सिद्धांत है। यहाँ पर सीखेंगे हम लोग गुप्त ताप क्षमता Q बराबर ml, ये भी गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी, हस्तांतरण, प्रवाहकत्व, कन्वेक्शन, विकिरण, ऊष्मीय चालकता कैसे होगी, मतलब चालन, संवहन, विकिरण जो पढ़ते हो ठोसों में,
द्रवों में और गैसों में, इन सब के बारे में भी सीखना है। ब्लैक बॉडी विकिरण के गुणात्मक विचार, मतलब कोई ब्लैक बॉडी जो होती है, अर्थात ब्लैक बॉडी जो जितना ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है उतना ही उत्सर्जक होता है। काली बॉडी में जितना ज्यादा वो ऊष्मा सोखती है उतने ही अच्छे से ऊष्मा को उत्सर्जित भी करती है। इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। वीन का विस्थापन नियम, स्टीफन का नियम, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये इस चैप्टर के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऐप पर। आगे बढ़ते हैं। फिर है यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद यूनिफाई में ये भी वर्क करता है, ठीक है। ऊष्मागतिकी के नियम थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में, हाई स्कूल और 9th में पढ़े हो। यहाँ पर ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल संतुलन और तापमान की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का जीरोथ नियम, गर्मी, काम और आंतरिक ऊर्जा, ऊष्म प्रवैगिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसपे कई साइंटिस्टों ने अपने अपने कथन दिए हैं। और इंजोटर्मल और रुद्धोष्म प्रक्रियाएं, ऊष्म प्रवैगिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, मतलब बराबर प्लस डब्लू। जो हम किसी बॉडी को हीट देते हैं वो वर्क और इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसके बारे में सीखेंगे कि जो भी हम ऊष्मा देते हैं वो आंतरिक कार्य और आंतरिक ऊर्जा में ही बट जाती है। सब ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम होगा, सब कुछ सीखेंगे। परिवर्ती और अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, कैसे फ्रिज वर्क करता है, इस फ्रिज जो आपके घर पे लगा है कैसे उसकी वर्किंग है, इन सब के बारे में भी सीखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 9, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके बारे में भी सीखेंगे, गैसों का व्यवहार क्या होता है, गैसों का व्यवहार कैसे होता है, अणुगत सिद्धांत। ये थोड़ा सा पार्ट आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ये केमिस्ट्री में भी मिलता है। तो इसमें पढ़ना है हमें, ये चैप्टर नंबर क्या है, 13 है। इसमें एक आदर्श गैस की व्यवस्था बता रहे हैं, ये पूरा आपको चैप्टर केमिस्ट्री में मिलेगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आदर्श गैस के लिए समीकरण जो बनता है। तो गैसों का गतिज सिद्धांत, मान्यताएं, दबाव की अवधारणा, तापमान की गतिक व्याख्या, गैसों की आरएमएस विधि, ठीक है, स्वतंत्रता का दर्जा, सब गैसों के अणुओं से संबंधित जितने नियम बताए गए हैं, अवोगाद्रो की संख्या, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है, हालांकि चैप्टर में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अब लास्ट यूनिट आ गई है, यूनिट नंबर 10। और इसमें चैप्टर नंबर कौन सा होगा, तो चैप्टर नंबर आपका ये 14 है और एक चैप्टर है 15। तो टोटल चैप्टर हो जाएंगे आपके 15 और यूनिट कितनी हो जाएंगे, 10। तो चलिए लास्ट टाइम यहाँ पर समझ लेते हैं। दोलन मतलब किसी ऑस्किलेशन पढ़ेंगे, ऑस्किलेशन, पेंडुलम वगैरह पढ़ेंगे, सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब सीखेंगे यहाँ पर। आवर्त गति, समय अवधि, आवृत्ति, समय के फलन में रूप में विस्थापन, आवधिक कार्य, सरल हार्मोनिक मोशन, वही एसएचएम जिसका मैं अभी बात कर रहा था। और एसएचएम गतिक संभावित ऊर्जाओं में ऊर्जा, अपने आवर्तकाल के लिए व्यंजक, लोलक की व्युत्पत्ति, मुक्त, मजबूर और दोलन, ठीक है, इन सब बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा तरंगे। तरंगे मतलब वेव, वेव के बारे में सीखेंगे, तरंगों के बारे में सीखेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, और इनका लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डॉपलर प्रभाव। तो समझ लीजिए तरंग संचलन, कैसे तरंगों का संचरण होता है, चैप्टर में बढ़िया आराम से सीखेंगे। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे, तरंग गति की समीकरणें सबकी प्राप्त करेंगे, एक प्रगतिशील लहर के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, और ये सब कवर करना है। तो प्यारे बच्चों कैसी रही आज की क्लास, सभी लोग लाइक करिए और शेयर करिए इस क्लास को, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसी रही क्लास, एनर्जेटिक रही, ऊर्जा के साथ रही। और हर दिन यही हाल रहने वाला है, बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों के साथ, आपके बताए गए, आपके किए गए कमेंट्स के अनुसार भी आपकी क्लास चलेगी। तो प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है। आज हम लोगों ने सिलेबस को पढ़ा है, अब आगे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर भी कवर करते हुए चलेंगे। लेक्चर नंबर 1, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज हम आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसी जोश और जुनून के साथ हम फिर कल आपसे मिलेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।